Hello my dear students, welcome back to EduBase classes. So students, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 था, हमने हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 2 किया था हमने. तो उसमें हमने जो फर्स्ट जो चैप्टर है उसके कुछ चीजें डिस्कस किए थे, क्योंकि हमने वीडियो कंप्लीट नहीं किया था. क्यों नहीं किया था? क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाता तो आप लोगों को बोर होता, क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री आप लोगों को बहुत बोरिंग लगती है. सो स्टूडेंट्स देखो, इंजॉयमेंट के साथ हम क्या करते हैं, पार्ट 3 कवर करते हैं. मुझे लगता है कि शायद इस पार्ट में हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा. देखो, एक इसको ना बहुत मजे मजे में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे. ये नहीं कि हमें बोर फील हो रहा है, हम लोगों को नहीं मजा आ रहा, पढ़ने का मन ही नहीं करता हिस्ट्री. और इसके बाद शायद मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो 10 या 15 मिनट का एक छोटा वीडियो जिसमें एक रिकैप कर लेंगे कंप्लीट चैप्टर का, एक बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में. ठीक है, वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. अब देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे मील साहब जो आए थे हमारी कंट्री में, हमको सिविलाइज करने आए थे, हमको सभ्य बनाने आए थे. तो उनका मानना क्या था कि वो किस तरीके से हम इंडियंस को सभ्य बनाएंगे, सिविलाइज करेंगे हमको. तो देखो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा क्या पैदा होते ही सारी चीजें थोड़ी ना सीख लेता है ना स्टूडेंट्स. हम लोग उसको क्या करते हैं, खाना सिखाते हैं, उनको कुछ रूल्स बताते हैं, बेटा ऐसे करने हैं, बच्चे ऐसे करनी है, ऐसी चीजें नहीं करनी है, ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है. तो ऐसे ही मील जो आए थे, हमारे जो जेम्स मील थे, वो हमारी कंट्री में आए थे. वो हमें सभ्य बनाने के लिए हम पे कुछ चीजें लागू करना चाहते थे. क्या क्या चीजें थी? वो हमें मैनर्स सिखाना चाहते थे. उनके अकॉर्डिंग इंडियंस में मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं थी. नेक्स्ट, वो हम लोगों को आर्ट सिखाना चाहते थे कि इंडियंस को आर्ट्स या फिर कला के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है. ये उनका मानना था, उनकी सोच थी. भाई उनकी सोच है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करने थे या उनको लोग कुछ बनाने थे कि भाई कानून बनाओ इनके लिए, उनको ये बताओ कि भाई ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है. ये लोग तो सिविलाइज है ही नहीं, इनको किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मन आता वो लोग करते, वो काम करते हैं, मन आता वो नहीं करते. तो इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ. तो ये हो गया हमारे जेम्स मील साहब के विचार. हमारे तो नहीं, ब्रिटिश के थे वो. तो ब्रिटिश के जो जेम्स मील साहब थे, ये उनके विचार थे. आज स्टूडेंट्स देखते हैं, उन्होंने जो अपना ये जो एक डायरेक्शन थी, हम लोगों को जो सभ्य बनाने के लिए जो वो काम करना चाहते थे, उनमें उन्होंने अपने एक डायरेक्शन में अपना काम स्टार्ट कर दिया. ठीक है, जो सिविलाइज करने के लिए, हमें जो प्रोग्रेस करने के लिए जो उनको काम करना था. अब देखो क्या बोला जाता है, एक कॉन्सेप्शन है. क्या कॉन्सेप्शन है? देखो क्या बोला गया है कि जो वन ऑफ द डार्कनेस पीरियड, जो ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए थे उस टाइम से पहले का जो समय था, वो एक डार्कन फेज बोला जाता है. डार्कन फेज इन द सेंस मतलब अंधेरे का समय, मतलब एक बुरा समय बोल लो. ठीक है, बुरा समय समझ लो. तो एक ये कॉन्सेप्शन बना हुआ है. क्या ये धारणा, कॉन्सेप्शन मतलब एक ये धारणा है, सत्य नहीं है. इसको हम सच नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये 100% ट्रू है. नहीं, इसको 100% ट्रू नहीं बोल सकते. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो स्टूडेंट, क्या हमारा ये कॉन्सेप्शन सही है? तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये बेचारा बच्चा कंफ्यूजन में है. जैसे पहले वाले बच्चे आ रहे थे स्लाइड में कंफ्यूजन में थे, वैसे ही बेचारा ये बच्चा भी कंफ्यूजन में है कि भाई क्या ये धारणा हम लोग जो इंडियंस के बारे में बनाई हुई है, जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था, असभ्य बोला गया था जिसको, अनसिविलाइज्ड बोला गया था, तो क्या वो धारणा सही है? स्टूडेंट्स देखते हैं. आप देखो किस आधार पे, जैसे मील साहब ने हम लोगों को डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम और एक ब्रिटिश इंडिया. हिंदू मुस्लिम के आधार पे उन्होंने क्या किया था कि भाई उस टाइम पे जो राजा रूल कर रहे थे हमारे देश पे, वो हिंदू थे, मुस्लिम राजा थे, हिंदू राजा थे. बट ये बोला जाता है क्या उस टाइम पे सिर्फ ये दो ही रिलीजन थे? क्या हिंदू और मुस्लिम ही थे? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सिख भी थी, बौद्ध भी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी थे, बौद्ध, ये सारे रिलीजन आ जाते हैं. इवन आज भी हमारे कंट्री में हर रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो बोला गया है कि उस टाइम पे वैरायटी ऑफ फेथ हमारी कंट्री में अवेलेबल थे. ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही थे, सारे अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने रिलीजन में फेथ रखते थे. स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो ब्रिटिश का क्लासिफिकेशन था, कौन सा? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश इंडिया वाला. इसके अलावा भी हमारे जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को अलग से क्लासिफाई किया गया है. बट उस क्लासिफिकेशन की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, हम किसी भी चीज के हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. सेम वैसे ही जैसे हमारा क्लासिफिकेशन जो है, जैसे क्या क्लासिफिकेशन, जैसे हमारी एक मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, मिडिवल हिस्ट्री हो गई एंड एंशिएंट हिस्ट्री हो गई.
तीन टाइप की हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया हिस्ट्री को। कौन कौन सी? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो हम इनको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, इनको दोनों को अगर हमें इन तीनों में डिफरेंस करना होगा तो हमें ये देखना होगा ना कि मॉडर्न में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ऑब्वियसली जो फैसिलिटी मॉडर्न फेज में हमें प्रोवाइड हो रही है वो अगर मिडिवल में नहीं हो रही तभी उसको मिडिवल फेज बोला गया। एंशिएंट में जो मिडिवल में है वो भी नहीं मिल रही है तो उसको एंशिएंट बोला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मॉडर्न फेज किसको बोला गया है। कि मेन अगर बोला गया है हिस्ट्री को कि ये पर्टिकुलर फेज क्या है, एक मॉडर्न फेज बोला गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोला गया है, तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोला क्यों गया है? स्टूडेंट्स देखते हैं क्यों बोला गया। देखो ये तो हमने देख ली कि प्रॉब्लम्स है। अब देखें कि मॉडर्न हिस्ट्री बोलने के पीछे क्या क्या रीजन थी। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे मॉडर्न टाइम में क्या है, साइंस है, डेमोक्रेसी है, तो कहा जाता है कि उस टाइम पे जब साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी ये चारों चीजें प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, ये जिस फेज में ये चारों चीजें प्रोवाइड की थी, साइंस, डेमोक्रेसी, साइंस मतलब नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई आइडियाज जिनके ऊपर लोग काम कर रहे थे, डेमोक्रेसी मतलब लोगों को अपना राजा चुनने का हक था, अपनी सरकार चुनने का, वोट देने का हक था। ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी मतलब हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाता था, हर चीज में उनको इक्वली ट्रीट करने लगे थे। ठीक है, उनको कुछ भी उनके लिए बुरा नहीं सोचा जाता था, मतलब इकोनॉमिकली हो गया या फिर सोशली हो गया, उनको इक्वलिटी प्रोवाइड की जाती थी। तो जहां जिस फेज में हमें ये सारी चीजें मिली उस फेज को हम क्या नाम देते हैं? मॉडर्न फेज। क्या नाम देते हैं उस फेज को? हम मॉडर्न फेज बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मिडिवल फेज किसको बोलेंगे? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो फैसिलिटी हमें मॉडर्न फेज में मिल रही है अगर वो हमें उससे पहले के समय में नहीं मिल रही है तो उस समय को क्या नाम दे देंगे? हम किस नाम से डिनोट कर देंगे? मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist। अब देखो जो हमने देखा अभी अभी क्या देखा? डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, साइंस, ये जो फीचर्स है जिस फेज में हमें ये फीचर्स नहीं मिले उस फेज को हम क्या नाम दे देंगे? मिडिवल नाम दे देंगे। अब देखो अब एक चीज देखते हैं, जो हमारा ब्रिटिश रूल था, जो हमें सिविलाइज करना चाहता था, हमें सभ्य बनाना चाहता था, उस रूल में क्योंकि वो लोग मानते थे कि ब्रिटिश ऑलरेडी बहुत सिविलाइज्ड हैं, क्या है, बहुत हमसे हाई स्टैंडर्ड पे हैं, बट उनके अकॉर्डिंग देखो क्या था, हम इंडियंस तो असभ्य थे, अनसिविलाइज थे, कम से कम वो तो समझदार थे, तो उनके समझदार होने के नाते जो हम लोगों के लिए रूल्स बना रहे थे तो उनको अपने लिए भी तो कुछ बनाने चाहिए थे। तो हिस्ट्री में यही चीज बोली गई है कि ब्रिटिश अंडर ब्रिटिश रूल, क्या बोला गया? अंडर ब्रिटिश रूल हमारे पास कौन कौन सी चीजें नहीं थी, क्या क्या फीचर्स उन्होंने हमको प्रोवाइड नहीं किए थे वो देखने हमको। देखो अब इक्वलिटी, ना तो हर इंसान को इक्वली अधिकार दिए गए थे, राइट्स इक्वली नहीं प्रोवाइड किए गए थे, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी भी नहीं थी, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ये सारी चीजें क्या थी? हम लोगों को नहीं मिली हुई थी। कौन से फेज में नहीं मिली हुई थी? ब्रिटिश रूल के अंदर हमको ये सारी चीजें नहीं मिली। देखो सब पे रेड क्रॉस हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि भाई ये अधिकार तो उन्होंने हमको दिए ही नहीं, ना तो फ्रीडम दी, ना इक्वलिटी दी, ना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, ना कुछ प्रोग्रेस हो रही थी। वो तो हम लोगों में प्रोग्रेस करने आए थे, सिविलाइज करने आ रहे थे, ना लिबर्टी प्रोवाइड किया, तो ऐसा कुछ भी उन्होंने हमको नहीं दिया। अभी देखो बहुत सारे हिस्टोरियंस, अभी जहां हम लोगों को ये चारों चीजें नहीं मिल रही ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिन्होंने इस टाइम को क्या नाम दिया? कॉलोनियल। अब बोलोगे मैम ये कॉलोनियल वर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि कॉलोनियल वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के ऊपर राज करता है, अपनी उसकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है या उसकी पॉलिटिकल जो है सबको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल। अब यहाँ पे एक बार स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है।
अब देखो व्हाट इज कॉलोनियल, एक्चुअल में कॉलोनियल क्या, द वे द ब्रिटिश कम टू कॉन्कर द कंट्री, मतलब जिस तरीके से ब्रिटिश हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, ठीक है, जो वे उन्होंने अपनाया, जो रास्ता उन्होंने अपनाया। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश देयर रूल एंड लोकल नवाब्स एंड राजा, सब्जेक्टिंग लोकल नवाब एंड राजा, जिस तरीके से उन्होंने जो वहां के जो लोकल नवाब थे, लोकल राजा थे, उनको कैसे उन्होंने अपना कंट्रोल उनके ऊपर किया, कैसे उनको अपने अंडर उन्होंने लिया। हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज हिस्ट्री में सडनली नहीं होती, ठीक है, क्या होगा, धीरे धीरे कैसे उन्होंने हमारे कंट्री की इकोनॉमी एंड सोसाइटी को कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। आप बोलोगे सोसाइटी पे कैसे कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, भाई क्या हम इंडियन चाय पीते थे पहले, नहीं पीते थे, किसने इंट्रोड्यूस की, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की वो चीज, ठीक है, उनके बाद हम लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एंड हमारी सोसाइटी को क्या कर लिया, कंट्रोल में कर लिया आपने। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर, और अपने जितने भी एक्सपेंसेस थे, खुद के खर्चे चलाने के लिए भी कहां से रेवेन्यू लेते थे, कहां से लेते थे, जो इंडियंस थे, ठीक है, जो इंडिया के जो लोग थे उनसे वो लोग क्या करते थे, एज ए टैक्स के फॉर्म में क्या लेते थे, पैसे लेते थे और उससे अपने सारे खर्चे चलाते थे। और क्या करते थे, ब्रॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, ऐसे गुड्स जो कि लो प्राइस पे वो ब्रॉट करते थे, खरीदते थे, या फिर उनको फोर्स किया जाता था इंडियंस को कि भाई आप लोग पर्टिकुलर ये वाली क्रॉप को प्रोड्यूस करो, क्यों, क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिशियल थी, ठीक है। क्रॉप दे नीडेड टू एक्सपोर्ट, अब देखो क्या बोला गया है कि अगर हम किसी चीज को ये बोलेंगे कि ये कॉलोनियल है, कॉलोनियल बोलने का मतलब क्या होगा बताओ। अब कुछ पॉइंट्स इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉलोनियल मतलब हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है, वो दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक एंड उसकी सोसाइटी, ठीक है, इनके ऊपर अपना कंट्रोल कवर कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है कंप्लीटली उसको, ठीक है, और वहां पे क्या करता है, अपना रूल इस्टेब्लिश कर देता है, उनको अपने अकॉर्डिंग वहां की जो पॉलिसीज बनाता है, वहां के लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है, अपने एक्सपेंसेस भी उनके जो पेड किया हुआ टैक्स है उससे चलाता है। अब यहाँ क्या इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन। अब ये बोलते हैं कि कौन कौन से ब्रिटिश अभी हमारी कंट्री में आए, तो कौन कौन से चेंजेस उन्होंने हमारी कंट्री में किए, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम में हमें चेंजेस भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे देखो पहले के टाइम में क्या था, बाल विवाह था, सती प्रथा थी। अब ना तो बाल विवाह होते हैं, बट बहुत 1% 2% परसेंटेज उसकी बहुत कम है, ठीक है, वो भी ऐसी जगह पे होंगे, ऐसे गांव में, या गांव का एरिया जो होता है, जो मतलब लोगों को अभी भी इतनी नॉलेज नहीं है उन चीजों के बारे में, तो वो उन जगह पे होता है, उसकी जो परसेंटेज है चीजों की होने की वो क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट है कस्टम प्रैक्टिसेस, मतलब जो हमारी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हो गई, उन्होंने अबोलिश की थी, हमने पहले ही स्टडी की ये चीज की 1829 में सती प्रथा को अबोलिश किया गया है। तो इस टाइप की चीजें ब्रिटिश के आने के बाद चेंज में आई थी। अब बोला गया है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये किन किन चीजों के थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब देखो अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका कोई ना कोई तो माध्यम होता होगा ना, कोई ना कोई तो ऐसी चीज होती होगी जिनके थ्रू आपको उस चीज के बारे में पता चलता होगा। सो स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट हमें जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो होते थे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, मतलब जो उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कुछ रिकॉर्ड्स बना के रखता, मतलब जो भी पॉलिसीज बनाता था या फिर जो भी कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होता था उन सब से रिलेटेड वो क्या थी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने रिकॉर्ड्स को कहाँ पे मेंटेन करके रखते थे। जैसे कोई प्लान हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गई, पॉलिसी हो गई, एग्रीमेंट हो गए, कोई इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी वो लोग क्या कर लेते, उसको एक अच्छे से उसकी फाइल में उसको बना के अपने रिकॉर्ड रूम में, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे अपने रिकॉर्ड्स के लिए भी एक पर्टिकुलर रूम बना के रखते थे जिसको वो लोग रिकॉर्ड रूम बोलते थे, रिकॉर्ड्स रूम बोलते थे। अब स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट बोला गया कि हाउ डू वी नो, हम लोग ये सारी चीजें किन चीजों के थ्रू जानते हैं,
ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो ये है इनका क्या, रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, मतलब अच्छे से उनको संभाल के रखा जाता था। संभाल के रखने के लिए उनका क्या होता था, एक देखो ये है उनका रिकॉर्ड रूम, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक स्लिप चिपका देते थे वो लोग, लिख देते थे एक पर्टिकुलर इस इवेंट की ये है, ये रिकॉर्ड बुक है, ठीक है। तो इनका एक पर्टिकुलर अपना क्या होता था, एक सेपरेट रिकॉर्ड रूम होता, जहां पे अपने सारे रिकॉर्ड्स को वो लोग क्या कर देते, प्रिजर्व कर देते थे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखो कौन कौन से और भी चीजें थी जिनके थ्रू हमें पता चलता है। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, जो विलेज का जो तहसीलदार होता था उनके ऑफिस में भी बहुत सारे विलेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी वो सारे रिकॉर्ड्स वहां पे रखे, ध्यान से रखे जाते थे। नेक्स्ट जो कलेक्टोरेट था उसके ऑफिस में भी सारे रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं। जो कमिश्नर का ऑफिस है सेम वहां पे भी हमें सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स जो है उनके, मतलब इन सारे ऑफिसेस में उन चीजों से रिलेटेड जहां जहां पे वो रूल करते थे उन जगहों से रिलेटेड इनके पास सारे रिकॉर्ड क्या रहते थे, इनके पास अच्छे से ध्यान से रखे जाते थे। द लॉ कोर्ट सेम वही कोर्ट से रिलेटेड जितने भी होते थे रिकॉर्ड्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, मतलब हर एक ऑफिस का अपना एक अलग सेपरेट रिकॉर्ड रूम होता था। क्या बोला गया, हर एक ऑफिस का अपना एक सेपरेट रिकॉर्ड रूम होता था जहां पे वो अपने क्या रखते थे, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको संभाल के सजो के रखा जाता था, ठीक है, ताकि उनको भविष्य में उनका यूज इंफॉर्मेशन के वे में कर सके। अब स्टूडेंट देखो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव एंड द म्यूजियम वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ म्यूजियम वगैरह बनाए गए हैं जहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमें डॉक्यूमेंट्स या फिर रिकॉर्ड्स पहले के टाइम के देखने को मिल जाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ डू वी नो अगेन। अब देखो अगली कौन सी चीज है जिनके थ्रू हमें पता चल सकता है कुछ उस टाइम की चीजों के बारे में या फिर उस टाइम की इवेंट्स के बारे में, घटनाओं के बारे में। देखो जैसे आज हमारा जो पॉपुलेशन का सर्वे होता है, ठीक है, हमारे घर घर आते हैं ना देखने के लिए कि भाई आपके एक पर्टिकुलर फैमिली में कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हैं आपके पास, कितने लोग जॉब में हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉय हैं, कितने बच्चे हैं। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे सर्वे होते थे, ठीक है। तो उन सर्वे की हेल्प से देखो सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट, सर्वे उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन सर्वे की हेल्प से भी हमको उस टाइम के रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे, बोला गया कि अभी भी जो 19th सेंचुरी में भी बहुत सारे सर्वे कंडक्ट, जैसे पॉपुलेशन वाला सर्वे ही हो गया, हमने एग्जांपल ले लिया, बहुत सारे सर्वे जो करवाए जाते हैं, ठीक है। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड, जो गाँव में जो सर्वे होते थे, विलेज में जो सर्वे होते थे, कौन से होते थे, रेवेन्यू सर्वे होते थे। कितने लोग रेवेन्यू पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, कितने लोग नहीं पे कर रहे हैं, किसकी आमदनी कितनी है कितनी नहीं है। और कौन से, जैसे हो गया देखो टोपोग्राफी, सोयल, मतलब वहां की पर्टिकुलर ये देखने के लिए वहां के नेचर के जैसा है, मतलब कौन कौन सी फसल वहां पे उग सकती है, वहां की जो सोयल क्वालिटी है, वहां पे सोयल क्वालिटी कैसी है, खराब क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, इस टाइप के सर्वे हो गए। द फ्लोरा, द फोना, लोकल हिस्टोरीज, क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब क्या बोला गया, देखो उस टाइम पे जो सर्वे होते मेन ऑल द फैक्ट्स इन एज द नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन। अब देखो किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है, उस रीजन के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए। क्या क्या चीजें, एक वहां का फ्लोरा एंड फोना कैसा है, मतलब जीव जंतु, वहां की जो फ्लोरा एंड फोना जीव जंतुओं के बारे में, वहां के वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, कि वहां पे कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, वहां की सोयल की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, कौन सी फसल अच्छी हो सकती है वहां पे। तो इस टाइप के सर्वे वो लोग वहां पे करवाते रहते थे। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस, देखो ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 इयर्स, जो सेंसस पॉपुलेशन वाला सर्वे हमने देखा कि हर 10 साल में वो होता रहता है। 19th सेंचुरी से पहले से होता आ रहा है चीजें। इंडियन नोटिंग इंफॉर्मेशन कास्ट रिलीजन, अच्छा ये देखो कास्ट रिलीजन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कौन कौन से रिलीजन के कितने क्या है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिमिट कर देते हैं। अब देखो देयर आर मेनी अदर सर्वे, और कौन कौन से सर्वे हैं जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन, बोटेनिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, मतलब जीव जंतुओं से रिलेटेड हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो हमारी जो पुरानी जो साइट्स होती हैं उनकी खुदाई होती है, वहां से जो भी चीजें मिलती हैं उनकी स्टडी की जाती है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड हो गया।
एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो गया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। फॉरेस्ट सर्वे हो गया। तो ये उस टाइम के कुछ सर्वे थे जो कंडक्ट किए जाते थे, जिनकी हेल्प से हमें रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखो एक एक्चुअल में एक चीज सोच के देखो, माइंड में एक सेंस लगा के देखो कि ये जो सर्वे किए जाते थे, ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन जो बताई जाती थी, ये जो की जाती है ऑफिशियल होती थी। अब अनऑफिशियल डाटा कहां से कलेक्ट किया जाए, क्योंकि जो कुछ चीजें हैं जो अनऑफिशियल हमें पता होनी चाहिए, बट ऑफिशियल वाले वो चीजें हमको नहीं बताएंगे। देखो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो हमें क्या नहीं बताते, क्या चीजें, माइंड में सोचकर देखो। अब देखो सरकारी काम है, ऑफिशियल था, तो वो चीजें ही हमको बताएंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल था। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, मतलब वो किस टाइप से खुद सोचते थे, जो ऑफिशियल लोग होते थे उस टाइप, जो सरकारी लोग होते थे वो किस टाइप से सोचते थे, और सर्वे भी उसके अकॉर्डिंग करते थे, ठीक है। व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर, अब वो प्रिजर्व भी उन चीजों को करके रखते थे, संभाल के उन चीजों को रखते थे जो उनको लगता था हाँ भाई इसको रखना चाहिए, और जिन चीजों में उनका इंटरेस्ट होता था। फॉर वॉट वी नीड टू लुक, बोला कि इन चीजों के अलावा भी हमें कुछ और चीजें भी इन सब चीजों से रिलेटेड देखना चाहिए, कि भाई चलो ये तो ऑफिशियल, अनऑफिशियल डाटा अगर हमें देखना होगा तो किन से। अब देखो कोई पोएम लिखता है, या फिर कोई स्टोरी राइटर हो गया, या कोई बुक राइटर हो गया, तो वो भी कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, when we begin to search for these other sources we find them in plenty। अब देखो क्या बोला गया है, through they are most difficult to get than official record। देखो अभी इनके अलावा भी कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा भी अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। कौन कौन से, देखो वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं आज भी डायरीज लिखते हैं कि भाई आज ये हुआ, आज हमने ये किया, आज वो किया, ठीक है। अब तो चलो यूट्यूब ब्लॉगर वगैरह बन गए, ब्लॉगर वगैरह बन गए हैं, तो जैसे बहुत सारे लोग भी हैं क्या करते हैं, डायरी लिखते हैं, या उस टाइम पे भी लिखते थे। नेक्स्ट अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम एंड ट्रैवलर, जो उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले थे लोग थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उस जगह के बारे में लिख दिया, वापस आए तो उस जगह के बारे में मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये थी, हाँ भाई ये हम लोग वहां गए थे, तो जो इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करते थे वो सारी चीजें वो अपने नोट्स में लिखते थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है। तो इन चीजों के थ्रू भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम से रिलेटेड हमें मिलती है। पॉपुलर बुकलेट हो गए जो उस टाइम पे लोकल बाजार में मिलते थे। ये होते हैं हमारे अनऑफिशियल डाटा कलेक्ट करने के कुछ सोर्सेस। अब देखो एक चीज और बोली गई है कि ये जितने भी सोर्स थे, जैसे चाहे वो ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, ये सारे के सारे सोर्सेस किसके थ्रू बनाए गए हैं या किसके थ्रू ये प्रोवाइड किए गए हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो सोर्सेस हैं ये लिटरेट, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब देखो जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो अपनी जिंदगी कैसे चला रहा है, भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं लिख सकता कि वो अपनी उस पर्टिकुलर टाइम में अपनी लाइवलीहुड को कैसे जी रहा था, अपनी लाइफ को, जीवन शैली को कैसे चला रहा था। तो स्टूडेंट देखो बोला ये गया है इस लास्ट चैप्टर के इसमें कि उस टाइम पे जो लिटरेट जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ये ऑफिशियल अनऑफिशियल जो सोर्सेस हैं रिकॉर्ड्स के, ये तो हमने उनके थ्रू मिले हमें, बट जो एक नॉर्मल पर्सन था, इलिटरेट पर्सन था, कौन कौन हो सकते हैं, जैसे पीसेंट हो गए, ट्राइबल्स हो गए, वर्कर्स हो गए जो माइंस वगैरह में काम करते थे, जो फुटपाथ वगैरह पे रहते थे, तो यार इन लोगों की भी तो कुछ ना कुछ लाइफ थी ना उस टाइम पे, ये भी तो कैसे ना कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, बट इन लोगों की लाइफ के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। इनको कैसा फील होता था उस टाइम पे, या फिर ये किस चीज को फेस कर रहे थे, किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, ये सब चीजें हमें इसमें नहीं पता चलती हैं। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारा चैप्टर था, जैसे पुअर ऑन द स्ट्रीट, जो जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, तो ये इन लोगों के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है, इन लोगों की लाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है, ये हमने 3 पार्ट में करके डिवाइड करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया है।
अब इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें वो 15 या 20 मिनट का 50 या 20 मिनट का होगा। उसमें मैं आपको अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है, मतलब लास्ट जब एग्जाम के टाइम आप पेपर दोगे उस टाइम पे सिर्फ उन नोट्स को आप पढ़ लोगे, मोर देन इनफ आपके लिए, ठीक है। उसमें क्या इतने बड़े बड़े फॉर्म में नहीं लिखा होगा, ये तो एक स्लाइड थी आप लोगों को समझाने के लिए, बट उसमें मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स को यहीं पे एक्सप्लेन करूंगी। वो 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपका चैप्टर में जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी या फिर जितने भी डाउट्स होंगे वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर प्लीज कर दिया करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।